अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत का एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी हम कुछ नया जानेंगे। बातें वही होती हैं, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन उसके पहलू, उसके असरात डिफरेंट अंदाज में आपके सामने आते हैं। तो समटाइम हमें समझ नहीं आती कि क्या ये वही बीमारी है जो कि इस बंदे को लायक थी, या हमें समझ आती है कि हमें जो बीमारी हुई वो थोड़ी सी डिफरेंट है और फिर हम घबरा जाते हैं। आजकल क्योंकि जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, आबाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, तो चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो भी हर इंसान पर डिफरेंट कॉज करता है और उससे फिर हम घबराहट का शिकार हो जाते हैं। ना सिर्फ घबराहट का शिकार होते हैं बल्कि हमें इलाज जो है वो हमें इलाज दरियाफ्त करने में भी थोड़ा ना अगेन हमें इलाज दरियाफ्त करते हुए भी थोड़ी सी मुश्किल दरपेश आती है। और इसी के साथ साथ जब मुश्किल आती है तो तब एक नाम जहन में आता है जिनका नाम है हकीम फरहान तारिकी साहब, जो कि हमें मुश्किल से मुश्किल बीमारी का भी आसान से आसान हल बताते हैं। तो बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम में देर नहीं करेंगे, हकीम साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हकीम साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहली बात कि वाकई में जब मसाइल घिरते हैं, चीज़ें नहीं समझ आती, तो फिर एक नाम सामने आता है कि हकीम साहब से मैसेज पर बात करनी है, कॉल पर बात करनी है। उस तरीके से जब हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपको एहसास दिलाती कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। तो हकीम साहब, सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए अगर आपकी इजाज़त हो तो। हकीम साहब, सबसे पहला सवाल यह है, एक भाई ने लिखा है कि उनकी कमर में चोट लगी थी और तब से अब तक वो सीधा होकर नहीं चल पाते, कमर में शदीद तकलीफ रहती है और उसके वजह से उनकी शख्सियत पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि ये टेढ़ा होकर चलता है, या कुछ लोग चुक वाला इंसान कहते हैं, कुछ कुब्बा इंसान कहते हैं। तो भाई ने कहा है कि थोड़ी सी रहनुमाई फरमाए उनकी। अच्छा, सवालात लिखने में लोग जो है ना थोड़ा सा कोता नज़री का मुजाहरा कर जाते हैं। डिटेल में लिख दिया करें, कॉल पे मुख्तसर बात किया करें, ये मैंने हमेशा अर्ज़ करा है। अच्छा, दरख्वास्त ये है कि अब ये भाई को चोट लगी है, वो चोट किस तरीके की है? क्या वो बाइक से गिरे थे, लैडर से गिरे थे, ठीक है ना, पैर स्लिप हो गया था, सीढ़ी से गिरे थे? उसमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये बाइक से गिरे हैं तो किस किस्म की चोट होगी, सीढ़ी से पैर स्लिप हुआ है तो किस किस्म की चोट होगी, कहाँ पर कौन सी जगह दबी होगी। अच्छा, अब एक अमूमी मैं एक बात बता दूं, इसके लिए बेहतरीन चीज़, जिन साहब को भी वो गिरें या बाइक से स्लिप हों तो टेटनेक्स वगैरह तो खैर ज़रूरी है, लेकिन कमर के ऊपर, क्योंकि लाजमी सी बात है कि वो हिस्सा जो है वो मुतासिर ऐसे होता है कि आप गिरते हैं तो एक साइड आपकी रोड पे लगी, लेकिन झटका कमर में लगता है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उसकी हड्डियों में कमज़ोरी होती है, डिफिशिएंसी होती है, वो ऑस्टियोपोरोसिस का मरीज़ है या उसके विटामिन D3 की कमी, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उसको ज़्यादा इफेक्ट होगा। ऐसे मरीज़ों को ये चाहिए कि वो अंडे का तेल रात को सोने से पहले उसकी अच्छी तरीके से मालिश करें। और मालिश कैसे करनी है कि ऊपर नीचे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, बल्कि उसको ऊपर से नीचे लाना है बस, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, ठीक है। उसके बाद उसको टाइट हाई नेक वगैरह पहना के सुला दें। एक तो बात हो गई है। देसी अंडे उबले हुए, उसकी सफ़ेदी कम से कम 3, मर्द है तो 3 और फीमेल है तो 1-2 जो भी है, और गाय के दूध के साथ, गाय का दूध आराम से मिल जाता है, ये वो लीजिए। अच्छा, अगर इसके 15 दिन इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर इनको क्लिनिकल एडवाइस की ज़रूरत है। हकीम साहब, दूसरा सवाल जो कि अक्सर कॉज हो रहा है, आज मेरी आवाज़ से भी आपको फील हो रहा होगा कि मौसम की तब्दीली जो है वो इंसान को उस पर डिफरेंट तरीके से असरअंदाज होती है। समटाइम आपको एलर्जीज हो जाती हैं, समटाइम आपको सीने में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, बलगम हो जाता है, खांसी होती है, जैसे कि मेरे सीने पर भी बलगम इस वक्त मौजूद है और खांसी बहुत बेतहाशा है, जो कि आपको आवाज़ से भी फील हो रहा होगा। तो इस तरीके के जब अमराज सामने आते हैं तो उसमें क्या किया जाए, क्या एहतियात की जाए और किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जाए? मौसम की तब्दीली जब कभी हो और किसी की बॉडी अफेक्ट हो रही हो, दैट मीन्स कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। सबसे पहले इंसान के जिस्म में दर्द शुरू होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक भाई ने लिखा भी है कि दर्द होता है। जी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी पुश तक, कमर तक, फिर पूरे जिस्म में फैल जाता है। ये 2 से 3 दिन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में। हम अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल हैं कि हम इसको तवज्जो ही नहीं देते हैं। अच्छा, अब जब वो 2-3 दिन गुजर जाते हैं और जब
पूरी तरीके से वो वायरस पेनिट्रेट कर जाता है, तो फिर हमारी आंखें खुलती हैं, यार ये क्या हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप उसका बुखार होता है, सो के उठते हैं, जिस्म टूट रहा होता है, फीवर होता है, वो 100, 101, 102 वेरी करता है केस टू केस, पर्सन टू पर्सन। तो सबसे पहले जब आपको फील हो कि जनाब, हर आदमी का अलग अलग पॉइंट है, किसी की नाक बहना शुरू हो जाती है, किसी की नाक में जलन होती है, किसी के हल्का सा बॉडी पेन होता है, किसी की गर्दन टूटती है, किसी की कमर टूटती है, किसी के जिस्म के पट्ठों में कहीं दर्द शुरू होता है। ये हर आदमी का अलग अलग है। जिसको महसूस हो कि हाँ जी अब ये शुरुआत हो गई है, फौरी तौर पर एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी अजवाइन, उसको 1.5 कप पानी में उबालें, जब वो उबल जाए उसको छान लें, थोड़ा सा गुड़ मिला लें, आधा कप सुबह पीना है, आधा कप शाम पीना है, कहवा टाइप बनाकर, कहवा टाइप बना लें उसको, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, आपने पीना है। स्टीम लौंग के पानी का, लौंग कुचल के, अच्छा लौंग के ऊपर नॉर्मली होता है कि लौंग हम लेके आ जाते हैं, उसको कुचल के डालिए, उसके ऊपर एक गोल सा फूल लगा होता है, हेड जो होता है, बॉल, हाँ, वो होनी चाहिए उस लौंग में, ये ज़रूरी है, नहीं तो वो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। आपने उसको कुचलना है, 4 से 5 लौंगे पानी में उसको उबालना है, स्टीम ले लें उसके बाद। अच्छा, ये सोते वक्त अमल करना है। उसके बाद आपने बिल्कुल चादर वादर लपेट के, पंखे तो वैसे ही बंद है आजकल, चादर लपेट के आपने सो जाना है, थोड़ा पसीना आएगा, मामला आपका सेट हो जाएगा। अच्छा, किसी भाई को अगर सीने में भी वो देखा है कि खड़खड़ हो रही है, सही है ना, तो उसको चाहिए कि कच्चा पक्का अंडा रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले, हाफ बॉयल, हाफ फ्राई नहीं, हाफ बॉयल, वो लेके उस पर काली मिर्च वगैरह डाल के वो खा ले, और उस पर गर्म पानी पी ले, नीम गर्म। अच्छा, अजवाइन का ही तेल आता है, उससे सीने की मालिश करनी है, 2 से 3 कतरे लगाने, ज़्यादा नहीं लगाने, तेज़ होता है। मोहतरम, एक दिन कर लें, अगले दिन फ़र्क ना हो ना, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है बड़े बोल सुतौबा, आप फिर मुझे फ़ोन करके कहिएगा कि हकीम साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये तीनों चारों जगहों से आपको मैंने बता दिया कि आपने कहवा भी लेना है, स्टीम भी लेनी है, आपने मालिश भी करनी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सीने का मसला, गले का और बॉडी पेन और मौसम के जो असरात हैं उससे आप बच जाएंगे। अच्छा, गुड़ जो है ना, एक और अर्ज़ करूँगा, देसी गुड़ आप अपना 12 महीने थोड़ा सा जो है वो रोज़ाना ज़रूर खाएं आप, भले वो एक चाय का चमचा हो, चाय में डाल के खा लें, वैसे ही खा लें, खाएं ज़रूर आप। वो तो वैसे भी है ना कि खाने के बाद सुन्नत है मीठा खाना, तो उसकी जगह गुड़ खा लें, गुड़ खा लें, लेकिन ये है कि आप दवा समझ के खा लें। अब हमारे यहाँ तो बात पता है सारी क्या है कि हमारे यहाँ रस्में रह गई हैं, बाकी चीज़ों की रूह निकल गई है, अब तो हम रस्म अदा करते हैं। सही, यही चीज़ है हकीम साहब। अच्छा हकीम साहब, यही असरात जो है हर मौसम तब्दीली पर आते हैं, यानी सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तो रनिंग नोज के लिए भी बता दें तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का नाक बंद रहता है या जुकाम बहुत ज़्यादा होता है और बाकायदा छींकें आ रही होती है और फिर बेचारे बात भी नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए रनिंग नोज के लिए स्टीम तो लाजमी है। अच्छा, बहुत से लोग एक मिसपरसेप्शन देते हैं क्योंकि यहाँ हर आदमी तबीब है, हर आदमी डॉक्टर और हर आदमी वकील है। मिसपरसेप्शन ये है कि जी आपकी रनिंग नोज है, आप स्टीम लेंगे और गर्मी हो जाएगी, नहीं। स्टीम रनिंग नोज में जो इन्फ्लुएंजा, उस फ्लू के मुज़िर असरात हैं उसको लेस करेगी। अच्छा, एक जो शानदार मैं आप अर्ज़ कर देता हूँ, बहुत लाजवाब है, गाव ज़ुबान, गुले गाव ज़ुबान, बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद, संदल का छिलका, संदल की लकड़ी होती है ना, वुड, उसका छिलका, और तुखमा बालंगा, ये 6 चीज़ें ले लें, थोड़ी थोड़ी सी, सही ना, 2-2 ग्राम ले लें। इसको आप तकरीबन पहले तो पानी से निथार लीजिएगा एक दफ़ा, हाँ, पानी से एक दफ़ा निथार लीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 1 कप पानी में उबालना है, क्वार्टर रह जाए, सही ना। अच्छा, फिर से इसको 1 कप पानी में आपने उबाल लेना है, क्वार्टर जल जाए, यानी आपने 100 ml लिया है तो 25 ml उसका जल जाए, 75 ml रह जाए, उसको आप छान लें, वो पूरा पी रहे हैं, कुछ नहीं कहता। ये आप सुबह नहार मुँह और आज सोते वक्त ये पीजिए। रनिंग नोज का आप देखिएगा कि इंशाल्लाह 1 से 2 जो शांतों में ये आपकी रुक जाएगी।
अच्छा, अब ये जोशानदा आप ठंडा करके भी पी सकते हैं, गर्म भी पी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड के जैसे आपको सही लगता है। आपको जैसे सही लगता है, इसके लिए बिलखसूस। अच्छा हकीम साहब, यहीं पर एक सवाल, जो आपने एक दफा जोशानदा बना लिया, वो दोबारा चीजें दोबारा यूज होंगी या नए जोशानदे नहीं के नहीं दोबारा नहीं, यूज वो इसीलिए 2-2 ग्रामर्स की है ठीक है। कि वो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है, अब जिनको छींके बहुत आती हैं उनके लिए भी बता दें। सेम सेम, सेम। कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं बिल्कुल, देखें ये इन्फ्लुएंजा अनफ, नाक, समझना मेरी बात को, यहाँ से शुरू होके और हलक तक, सही है। मैं अपने तमाम देखने वाले के लिए अर्ज करूंगा, नाक से लेके हलक तक जो भी आपको इशू है उस पर ये काम करता है। सही, वही जैसे कहते हैं ना ENT, ईयर नोज एंड जी 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 तो जी। वही चीज है। और हकीम साहब वैसे एक बात है, कभी कभार आप चीजें पढ़ रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल नजर आ रही होती है, लेकिन आप बहुत आसानी से हल बताते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुगर भाई ने लिखा है और काफी सारी बहनों ने भी लिखा है, क्योंकि आजकल जब टेंशन होती है, ये भी मुझे आपसे कंफर्म करना है कि सब शुगर बढ़ती है टेंशन में या नहीं बढ़ती, एक चीज तो ये। और इन बहन भाइयों ने यही लिखा है कि इनकी शुगर मुसलसल बढ़ी हुई आ रही है, तो प्लीज कुछ रहनुमाई फरमाएं। जो शुगर पेशेंट्स हैं इनको सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपनी खुराक को मुतवाज़न करें। हम लोग बहुत ज़्यादा बेएहतियाती करते हैं, वजह चीज़ों को हम लोग लाइट लेते हैं, सही ना। जब वो पहाड़ बन जाता है ना तो फिर हमारी दौड़ें लगती हैं। आप नेट पे सर्च करा सकते हैं, उसमें एक चार्ट होता है शुगर पेशेंट्स के लिए, रेड ग्रीन येलो, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपने कौन सा फल, कौन सी सब्जी, क्या चीज़ खानी है, कौन सी लिमिटेड क्वांटिटी में खानी है और कौन सी बिल्कुल नहीं खानी है। सही। व्हाट्सएप आपके पास मौजूद है, आप नेट से डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में सेव रखें, ताकि आपको ये ना हो कि टू बी और नॉट टू बी, कि भाई खाएं या नहीं खाएं, अच्छा यार ये खा सकते हैं, पर जरा आपने खा लिया और वो आपके लिए ठीक नहीं थी। ग़िज़ाई एहतियात। दूसरी चीज़, खाली पेट पैदल चलना है, शुगर पेशेंट्स के लिए लाजमी है। देखें, सबसे पहले शुगर हुई, ग़िज़ाई भी एहतियाती कर रहे हैं वो लोग, ब्लड प्रेशर भी हो गया, ये दोनों मिलके हार्ट की तरफ ले जाते हैं, सही है। हार्ट की तरफ आप गए, उसके बाद लाजमी सी बात है, जब आपका हार्ट सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा तो दीगर आपको इश्यूज़ भी होंगे। लिहाजा आप अगर किसी भी शख्स को शुगर हो गई है तो वो ग़िज़ाई एहतियात, वॉक, ये लाजमी करें। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ, वो आप 12 महीने इस्तेमाल करें, बेहतरीन नुस्खा है, बेशुमार फ़वाइद हैं इसके, ठीक है ना। गुड़ मार बूटी, गुड़ मार बूटी, ठीक है। कड़वे जौ, ठीक है, जामुन की गुठली, बादाम, ठीक है, चने भुने हुए बगैर छिलके के, ब्लैक वाले, जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है ना, ये ले लें, इसको बारीक सफूफ बना लें, ठीक है। अच्छा, अगर किसी साहब को फोड़े फुंसियां हैं, ठीक है, कुछ शुगर पेशेंट्स को हो जाते हैं जख्म वख्म, तो वो उसमें नीम के तुख्मे नीम कहलाता है, वो भी डाल लें, सही है, वो सूखे मिल जाते हैं। इन 6 आइटम को लें, बराबर वजन से सफूफ बना लें। मिसाल के तौर पर सारे आइटम 50-50 ग्राम ले लिए, 300 ग्राम हो गया, इसका सफूफ बना लिया उन्होंने। 1 चाय का चमचा इन्होंने सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय का चमचा रात खाने के बाद। अगर उनका वेट 90 kg से अबव है, अगर उनका 65, 70, 75 है, तो उन्होंने आधा चमचा लेना है सुबह शाम। अच्छा, किसी साहब की शुगर बिल्कुल बढ़ी रहती है तो वो 3 टाइम भी ले सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी 300 होती है, वो 3 टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएँ जो आपने अर्ज़ किया, अब आप आ जाएँ जो आपने हुक्म फरमाया अभी, टेंशन का बिल्कुल होता है। देखें, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, अगर हम खुश होकर खा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे जिस्म को लगेगी, लेकिन अगर हम टेंशन में खा रहे हैं तो सोना भी खाना हमारे लिए बेकार है, सही ना। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप कभी महसूस करना कि कोई शख्स टेंशन में हो या कोई इसको मसला हो, दफातर में होते हैं, बैठे होते हैं साथ खाना, और वो जल्दी जल्दी उसने जनाब खाया, उल्टा सीधा निकला और भागा, वो उसके मैदे के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मैदे से स्टार्ट होता है, तिब में उम्मुल इमराज, यानी इमराज की माँ मैदे को कहा गया है, और ये सारी एहतियातें हमें करना ज़रूरी है। टेंशन से शुगर बिल्कुल बढ़ती है। ठीक है जी, और मजीद क्या क्या होता है हकीम साहब ये जानेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है ब्रेक का, और बिल्कुल जनाब ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर जानेंगे कि अगर टेंशन होती है
तो उसके बाद अगर शुगर हो जाती है तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं या नहीं, या ये हम कंट्रोल कर सकते हैं शुगर को, शुगर कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये जानने के लिए आपने देखना है हिकमत रूहानियत ब्रेक के बाद। और जनाब वेलकम बैक। और जैसे मैंने जाते हुए प्रोग्राम में आपको कहा था, यानी ब्रेक पर जाते हुए आपको कहा था कि हम जब वापस आएंगे तो हकीम साहब से जानेंगे कि क्या शुगर ख़त्म हो सकती है या नहीं, या अगर शुगर हो गई है तो उसको ख़त्म नहीं कर सकते बल्कि हम उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो जी हकीम साहब ये बताइएगा कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको शुगर का मर्ज लाहक हो गया है तो क्या वो ख़त्म हो सकता है या आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता? शुगर का मर्ज जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, शुगर आप अपनी कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि शुगर ख़त्म हो जाए तो ये किसी मतलब कोई 1000 में से एक आदमी होता है जो जिसके ऊपर अल्लाह का ख़ास फजल हो, वो सेट हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी ये होता है कि उन मौसूफ़ को बहुत ज़्यादा एहतियातें करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत होती है, वॉक करने की ज़रूरत होती है। तो ये होता है कि जब 1 आध साल, 1.5 साल, 2 साल उस चीज़ को वो प्रैक्टिस में रखते हैं तो उनकी कैफियत दुरुस्त हो जाती है अल्लाह के फजल से। जी अच्छा जी हकीम साहब, ब्रेस्ट की कैंसर बहुत ज़्यादा आम हो चुका है और ब्रेस्ट की दीगर जो बीमारियां हैं वो भी ख़वातीन की सामने आ रही, तो इस बारे में थोड़ी सी लोगों की रहनुमाई फरमाइएगा कि अव्वल तो ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जाए और अगर हो गया तो उसके लिए क्या एहतियात? ऑर्गेनिक फूड कोशिश करें, बच्चियाँ इस्तेमाल करें। चिकन बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इस वक्त जो चिकन आ रहा है उसके अंदर आप देखें कि इतनी वेस्टेज होती है और इतनी येलो कलर की चर्बी होती है कि वो बाकायदा जब सफाई करके निकलती है तो आधा आधा पाव, 150-150, 200 ग्राम तक उसकी वेस्टेज निकलती है और बहुत ही अजीब येलो कलर की चर्बी, स्मेल। इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं ग़िज़ाई, वो भी कोशिश करें कि ऑर्गेनिक लें। दूसरी बात कि कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि उनको इनहेरिट इश्यूज़ होते हैं, सही है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है अगर आप एहतियात करेंगे तो। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो फिर वही बात आ जाती है कि आप अपनी चीज़ों को एक बहुत छोटे से तने से दरख्त की मानंद कर देते हैं, यानी बीमारी को। इसमें एहतियात सबसे पहले, और एहतियात और एहतियात। अच्छा, एक बात और है, नुस्खे बहुत सारे हैं लेकिन वो कैफियत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस अलग है, इसके लिए क्लिनिकल एडवाइस बहुत ज़रूरी है, उसके बग़ैर इसकी रेमेडी ठीक नहीं होगी। और मैं एक और अर्ज़ कर दूं कि बहुत से लोग टोने टोट के बताते हैं, ख़वातीन होती हैं आपस में डिस्कस कर रही होती हैं, तो इस चीज़ पर बिलखुसूस कोई टोना टोटका अप्लाई ना कीजिए। सही से। और अगर आपको कोई क्लिनिकल एडवाइस चाहिए या आप फील कर रहे हैं कि आप नहीं आ सकते और हकीम साहब से आपने खुद बात करनी, तो बिल्कुल जनाब व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हकीम साहब से बराह रास्त रब्ता कीजिए। हकीम साहब एक दफ़ा टाइमिंग्स बता दीजिए अपने मतलब की, क्या कब से कब और कौन से दिन अवेलेबल होते हैं? फ्राइडे क्लोज होता है और 8 से 10 रोज़ाना बैठते हैं। 8 से 10 रोज़ाना। लेकिन ये है कि अपॉइंटमेंट ले लें पहले से। काफ़ी लोग वो हमारे वापस चले जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि जो लोग आए हुए होते हैं पहले से अपॉइंटमेंट ली हुई होती है उन्होंने, तो फिर वो लाजमी सी बात है कि 10 उसी में बच जाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, तो फिर वो बगैर अपॉइंटमेंट के जो आए हुए होते हैं उनको हम एंटरटेन नहीं करते। सही। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और कि जैसे मौसम तब्दील हुआ और लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का सामना है, यानी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाए, किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जाए? बहुत आसान सा नुस्खा है, बहुत आसान सा। सरसों का तेल असली 1 पाव, ठीक है, और इस साइज़ की मछली हो, उसको आपने बोनलेस करा के उसकी कंगी ले लेनी है, जो कांटा होता है ना जिसको हम कांटा कहते हैं कंगी, वो उसको तोड़ के आप उसमें तेल में डाल दें। सुबह उसको आप धूप में रख दें, असर के टाइम उतार लें। 15 दिन आपने तकरीबन रखना है उसको धूप में, आपका ऑयल तैयार है। अच्छा, अब वो आपका ऑयल ऐसे आपने लगाना है कि रात को सोने से पहले पूरी आपने हथेली पे रख लेना है और इस तरीके से पोरों को डिप करके आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है, ठीक है। ये एक तो हो गया। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आंवला, उसके मुरब्बे मिल जाते हैं, आंवला आपने धोया, सुबह नहार मुँह 1 खा लिया, ये बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह 1 महीने आप ऑयल लगाएं, ये आंवला खाएं। आंवला मैदे के लिए, आंतों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसके इस्तेमाल से अल्लाह ने चाहा तो आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। एक बात और है, हेयर फॉल कुछ लोगों को इस वजह से भी होता है कि उन्हें कभी टाइफाइड या यरकान
पीलिया हेपेटाइटिस ए हो चुका होता है। तो बहुत से लोगों के अंदर वो बैक्टीरिया बाकी होता है, इलाज कंप्लीट नहीं हुआ होता, लोग थोड़े से ठीक होते हैं, दवाई खाना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी समटाइम्स हेयर फॉल होता है। तो अब ये देख लें कि अगर उनमें से किसी को भी हेपेटाइटिस ए, पीलिया या टाइफाइड कभी हुआ और उनका इलाज कंप्लीट नहीं हुआ तो इस वजह से भी हो सकता है, तो उस इलाज को कंप्लीट करें, अपने मुआरिज से रब्ता करें। ठीक है जी, ठीक है। हकीम साहब, एक और सवाल है कि मैदे में बहुत ज़्यादा गर्माइश है और उसकी वजह से कुछ खाया पिया नहीं जाता और अचानक से मैदे में दर्द तकलीफ शुरू हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? छोटी इलायची तकरीबन 4, एक खाने का चमचा गुलसुर्ख सूखे हुए गुलाब की पत्तियां वो, और 1 चाय का चमचा सौंफ। इन तमाम आइटम्स को आप कुचल लें, सही से अच्छी तरीके से कूट लें, 1.5 गिलास पानी में इसको उबालना है। जब ये 1 गिलास रह जाए तो इसको छान के रख लें आप। चौथाई कप, आधा कप जैसी कैफियत है। अच्छा, तेज़ाबियत ज़्यादा हो रही है मैदे में, अगर ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, कुछ भी खाने के बाद लग रहा है, तो हर 2 घंटे बाद चौथाई कप पीजिए। अगर सिर्फ तेज़ाबियत है तो सुबह नहार मुँह, दोपहर खाने से पहले और रात खाने से पहले चौथाई कप या आधा कप पी सकते हैं। इंशाल्लाह इससे बहुत इफाका होगा। एक बात और है कि छोटी इलायची इस किस्म के मरीज़ अपनी जेब में रखें। अच्छा, जब उनको थोड़ा सा महसूस हो, क्योंकि वो कहवा पी के मिसाल के तौर पे 9 बजे निकल गए, अब उनको 11, साढ़े 11, 12 बजे उनको जलन शुरू होती है, तो वो छोटी इलायची फौरी तौर पे चबाना शुरू कर दें, और जब वो चबा लें, पूरी घुल जाए, तो उसको निगल भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इलाज है इंशाल्लाह। सही सही सही, मतलब जो सीने में जलन रहती है वो भी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, मुरगन ग़िज़ाएँ इस दौरान बंद कर दें, सुर्ख मिर्च को कम कर दें, गर्म मसाले कम कर दें। हमारे यहाँ होता ही है कि हम दवाइयाँ ले रहे होते हैं और पूरे 12 मसाले चल रहे होते हैं, 12 मसालों के ऊपर थोड़ा सा एहतियात करें। लाजमी सी बात है कि देखिए, अब आप एक कहवा ले रहे हैं, एक दवा ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल आप बेहतियाती भी कर रहे हैं, तो वो दवा कहाँ से असर करेगी आपको? सही सही सही। हकीम साहब, बहुत कॉमन मसला लड़कों का, लड़कियों का, बच्चों का, बच्चियों का, कि हर कोई गोरा होना चाहता है, और अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा है। जब से आप डिफरेंट चैनल्स पर देखें तो वो गोरा होने की ये चीज़, ये इंजेक्शन, तो अब काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया है कि हकीम साहब से बताएं कि हमें आसान और सस्ते नुस्खे में हम गोरे कैसे हो सकते हैं। अपनी ग़िज़ा में खीरा ककड़ी, अभी थोड़ी सर्दी है तो मोतदिल तरीके से लीजिएगा, खीरा ककड़ी अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें बिफोर सनसेट। डे टाइम में आप जितना खा सकते हैं उसको खा लें। अच्छा, एक गोल टमाटर आजकल मिल रहे हैं, एक तो लंबूतरे आते हैं टमाटर, वो नहीं, गोल, वो ले लें, उसकी स्किन उतारें, उसके अंदर गूदा होता है जो बीजे टाइप का गोल गोल होता है, उसको फेंक दें। सही है, जो उसका फोग रह गया उसको आपने खाना है। एक टमाटर रोज़ लें, ठीक है, और इसके साथ साथ खीरा ककड़ी। मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूं, वो अशख़ास या ख़वातीन जो गुर्दे के मरीज़ हैं वो टमाटर इस्तेमाल ना करें, फिर वो सिर्फ खीरा ककड़ी इस्तेमाल करें, वो उनके लिए बहुत मुफीद है। सही सही सही। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और, एक सवाल है कि भाई को उन्होंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल की जिससे उनकी स्किन जो है वो बर्न हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि उसका थोड़ा सा कुछ बता दें कि वो बेटर कंडीशन में कैसे आ सकती है। रेडनेस उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा है, ये इसके लिए तो क्लिनिकल एडवाइस ज़रूरी है। इनसे कहीं नज़र आ जाए, मैं देख लूँ एक नज़र कि वो उसकी ग्रेविटी क्या है, किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, वो देख के ही बता सके। अच्छा जी, ये सवाल करने का मकसद भी यही था कि हकीम साहब वाकई में जो चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, जो इश्यूज सेंसिटिव होते हैं, उसको एडवाइस करते हैं कि आप उनके क्लिनिक तशरीफ़ लेकर आएँ। क्लिनिक पर आने के लिए आप बिल्कुल जनाब, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन्स पर मौजूद है, और फिर वहाँ से अगर आप हकीम साहब को मैसेज करते हैं तो आपको पिन लोकेशन भी सेंड कर देंगे कि कहाँ पर उनका मतलब है। ऐसे ही हकीम साहब? ठीक है जी। अच्छा हकीम साहब, अब एक चीज़ होती है कि आपके ये कुछ अर्सा पहले भी प्रोग्राम्स में बात हुई, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि उनकी मुंह में से एक तो स्मेल आती है, लेकिन वो कुछ खाते हैं, वो दांत में फंस जाए, उसकी इलेदा से स्मेल होती है। तो माउथ वॉश कुछ ऐसा बता दें कि जिससे ये चीज़ें उनकी ना हो, क्योंकि अक्सर खिला मतलब एक छोटे छोटे से होल्स हो जाते हैं दांतों में भुरभुरे होने की वजह से दांत। तो कुछ ऐसा माउथ वॉश बता दें या कोई ऐसी चीज़ बता दें जो वो कुरली करें तो उनके मुँह से स्मेल प्रोड्यूस ना हो। बेहतरीन चीज़, फ्री का नुस्खा, नीम के पत्ते। नीम के पत्तों को उबाल लें, 3 से 4, 1 गिलास पानी में उबाल लें। उसके बाद वो नीम गरम ही, ठीक है ना, उसको छान के नीम गरम से आपने कुल्लियाँ करनी है। सही है, इंशाल्लाह आप 3 टाइम कुल्लियाँ करें, 1 हफ्ते में इसके नतीजे आ जाएंगे। अगर किसी के दांतों में ऐसा होता है कि जनाब
बदबू आ रही है, कैविटी है, येलो कलर का जो मवाद हो जाता है, इसके साथ साथ अगर आपके दांतों में ब्लड आ रहा है नीचे बॉटम साइड से या ऊपर के हिस्से से, तो वो भी बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, कुछ लोगों का ये होता है कि एक तो वाकई में जब खुश्की होती है, सर्दी होती है तो खुश्की हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो जाती है, मतलब वो पिपड़ी सी हो जाती है स्किन, अजीब सही उनका, ना ही उनको समझ आ रही होती है और ना वो ऐसे हाथ भी नहीं, जब आप देख रहे होंगे कि हाथ भी ऐसे प्रेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ नुस्खा तजवीज़ कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना तो ऐसे इमोजीज भी सेंड किए आपके लिए। बादाम का तेल रात को सोने से कबल पूरे जिस्म पे मालिश करें, 3 से 4 कतरे दोनों नथनों में डालें, 3 से 4 कतरे अपनी नाफ में लगाएं सोने से कबल, और सुबह उठ के अपना शावर ले लें, नॉर्मल जो भी होता है इनका। 1 हफ्ता कर लें, इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन कम अज़ कम 2 महीने इस अमल को करते रहें। अच्छा, ये खुश्की मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से, मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ खाने से इस वजह से होती है, तो अपनी ग़िज़ाई एहतियात भी करें, ये ज़रूरी है। क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें बाज़ार की खाते हैं, मसाले वाली, कुक्ड और ख़ास तौर पे ग्रिल्ड, तो उसमें होता यह है कि उसकी खवास में गर्मी और खुश्की बढ़ जाती है। अब आप जो चीज़ खा रहे हो आपके जिस्म पे लाजमी सी बात है कि डायरेक्ट असरअंदाज होगी, तो आपके जिस्म में जब आप गर्म खुश्क चीज़ें खाएंगे तो गर्मी और खुश्की दोनों बढ़ाएंगी, तो इस वजह से होता है। तो अपनी ग़िज़ा का भी एहतियात रखें और ये साथ में अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मसला हल हो जाएगा। सही सही सही। हकीम साहब, एक खातून ने हमें 3-4 दफ़ा मैसेजेस किए, लेकिन वो क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होता है तो आज उनका फिर ख़ास तौर पर मैसेज आया कि उनका बच्चा ग्रोइंग एज में है, जो कि 4 साल का है। 1.5 साल तक तो वो बच्चा खा पी सही लेता था, मतलब जो उसको खिलाया जाए, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से वो 4 साल का हो गया, लेकिन वो खाता पीता नहीं, बहुत मुश्किल से उसको अगर चाय के साथ पापे दे दिए तो वो पूरा दिन अगर उसको कुछ ना दे तो वो बच्चा नहीं मांगता भी नहीं है, सिर्फ वो चॉकलेट खा लेगा 1 अदद। अच्छा, साथ यही भी मेरी काउंसलिंग हुई उनसे कि उन्होंने जो है वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में चॉकलेट तो नहीं दे देती कि बच्चे का पेट भर जाता, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ जो 10 रुपए वाली एक बार आता है चॉकलेट का वो खाता, पूरे दिन में अगर आप उसको कुछ नहीं दें तो वो नहीं खाएगा। तो उसके लिए कोई ऐसा माजून या कुछ बता दें, या कुछ ऐसी लिक्विड फॉर्म में बता दें कि वो अपने बच्चे को पिलाएं या खिलाएं ताकि वो खाने की तरफ माइल हो जाए। चॉकलेट उसकी बिल्कुल बंद कर दें, वो एक बार भी उसको ना दें, क्योंकि वो एक बार जो है ना उसके लिए बहुत बड़ा बार बन गया है। दरख्वास्त ये है कि इस किस्म के जो भी बच्चे हैं उनके लिए उनकी वालदा ये नुस्खा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल कराएं, इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा इफाक़ा होगा। सौंठ, सूखी अदरक जिसको कहते हैं, सौंठ, पुदीना खुश्क, काला नमक, अनारदाना, इसको तमाम चीज़ों को हम वज़न लें। मिसाल के तौर पे सौंठ, अनारदाना, पुदीना खुश्क आपने 25-25 ग्राम लिया है, काला नमक आपने 10 ग्राम लेना है, यानी 75 ग्राम वो, 10 ग्राम काला नमक। इसका सफ़ूफ बना लें, और सफ़ूफ बनाने के बाद तकरीबन 1 काली मिर्च, बच्चा छोटा है, 1 काली मिर्च बराबर सफ़ूफ सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम दें। इंशाअल्लाह बच्चे की भूख भी खुल जाएगी, हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा, और वो आपसे अच्छी चीज़ मांगेगा, क्योंकि लाजमी सी बात है कि उसका कोई हल्की फुल्की चीज़ से फिर पेट नहीं भरेगा। तो ये उस बच्चे को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह जनाब। और इसी के साथ हकीम साहब एक चीज़ और, कि आपका जो विजन होता है वो अक्सर कहते हैं धुंधला हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि धुंधला होता है, सही होता है, धुंधला होता है, वो एक जाला टाइप सा आ जाता है आंखों में। तो उसके लिए आपने एक नुस्खा बताया था, उसको दोबारा रिपीट कर दें कि भाई को सही तरीके से समझ नहीं आया। देखिए, अगर तो वो रतूबत की वजह से जाला है वो चला जाएगा, लेकिन अगर वो आँखों का अपना एक मसला होता है, सही है ना, तो जो बीमारी होती है, सही है ना, अगर वो है तो फिर तो ऑपरेशन ही होगा, लाजमी सी बात है, सही है ना, जिसको मोतिया कहते हैं। तो लेकिन बलगमी रतूबात की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि बिनाई मुतासिर होती है, तो उसके लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि उस्ते खुतूस 50 ग्राम, हड़भेड़ा आंवला 25 ग्राम, बादाम 25 ग्राम, इन सब का सफ़ूफ बना लें, और 2 चुटकी गर्म पानी में, खोलते हुए गर्म पानी, उसमें आप डालें, उसको हिलाएं। अगर शुगर नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ भी मिला लीजिएगा। उसका महलूल बना के रात सोते वक्त और सुबह नहार मुँह, ये 2 टाइम आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठंडी और मरतूब, मुरगन और वो तमाम सब्ज़ियाँ जो कि गाढ़ी होती हैं, अरवी भिंडी, इस किस्म की तमाम चीज़ें इनकी बंद कराते हैं। सही सही से। अच्छा हकीम साहब,
कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ कि आप जो हैं वो अवॉइड करवा रहे हैं। वाकई में चिकन जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी ऐसे अमराज बहुत ज़्यादा लाक हो रहे हैं कि जिनमें आपकी स्किन डिजीजेस हैं, आपके कैंसर्स हैं, आपकी वो बीमारियां जो कि हम सिर्फ सुनते थे वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। शायद इस वजह से कि ये जो मुर्गन ग़िज़ाएं हैं ये हमारी बॉडी को ज़्यादा अफादियत नहीं देती। बात मुर्गन की नहीं है, बात ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की है। मुर्गन एक मखसूस टाइम के मुसलसल इस्तेमाल के बाद आपके जिस्म को अफेक्ट करेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक जो चीज़ है जो कि कानून फितरत से हटकर है वो फौरन जाके आपके जिस्म को असर करेगा। क्योंकि आप जो मिर्च मसाले तेज़ खा रहे हैं वो कुदरती चीज़ है, लेकिन अगर वो तेल जो आप उसमें है इस्तेमाल हो रहा है वो सब स्टैंडर्ड है और अब मैं क्या डिटेल में बताऊं कि वो गंदी चीज़ों पर मुश्तमिल है बना हुआ, तो वो आपके जिस्म को भाई डायरेक्टली जो है ना अफेक्ट करेगा और वो इतना शदीद मुतासिर करता है कि आप लोगों की सोच है। कोशिश ये करें कि बाहर की ग़िज़ाएं बंद कर दें, ऑयल अच्छा लें, ब्रांड का लें, ऑर्गेनिक चीज़ें लें। आप जो खा रहे हैं वो डायरेक्ट आपके पेट में जा रही है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप कोशिश ये भी करें कि पानी भी अगर आप बाहर पी रहे हैं तो ज़रा जगह देख के पिएं कि अगर आपको थोड़ा सा भी खदशा है कि यार ये ठीक नहीं होगा, पानी ना पिएं। आप यकीन करें हम कभी फील्ड में होते हैं 4-4 घंटे पानी नहीं पीते, सही ना, जब नाकाबिले बर्दाश्त तो एक मिनरल वाटर की बोतल ले ली पी ली, लेकिन यह है कि वैसे ओपन पानी जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सही बात और जी हकीम साहब इसी के साथ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे। बिल्कुल जनाब, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिलसिला शुरू होगा रूहानियत का। रूहानियत में वही मसले मसाइल जो बज़ाहिर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते लेकिन आपके साथ एग्जिस्ट करते हैं और हकीम साहब रूहानियत पे भी गिरफ्त रखते हैं तो वो समझ सकते हैं कि आप किन मसलों से दो चार हैं और उसका हल आपको बताते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। खुशामदीद एक दफ़ा फिर उस प्रोग्राम में जिसका नाम है हिकमत और रूहानियत, और सिलसिला शुरू हो जाता है रूहानियत का। और रूहानियत में वही मसले जो कि बज़ाहिर लोग हमें कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हकीम साहब से एक मसला ऐसा है जो कि मुझे भी थोड़ा सा तशवीश में डाल रहा है। हकीम साहब, एक भाई ने मैसेज किया कि उनकी बहन को रात को सोते सोते अजीब से झटके पड़ने से लग जाते हैं, हाथ पाँव उनके मुड़ जाते हैं, चेहरा टेढ़ा सा हो जाता है और वो एक सम देखती हैं और अजीबोगरीब तरीके से आंखें बंद और खोलती हैं, और फिर जब खोलती हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी आंखें खोलती हैं। तो क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या उनका वहम है? कुछ मुझे भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रही इस बात की। 3-4 बातें हैं इसमें। समटाइम्स ये होता है कि बच्ची की अगर उम्र ज़्यादा हो जाए और वो मैरिड ना हो तो भी ये चीज़ होती है। समटाइम्स जेन्युइनली कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उस पर मुसल्लत हो जाती है या हवा का गुज़र होता है तो उसमें वो चीज़ स्टे कर जाती है। अब वो लाजमी सी बात है कि उस पर हावी होने की कोशिश करती है तो उसका जिस्म, उसका यानी उसका रूह जो है वो उसको हटाने की कोशिश करती है, तो रूह जो है वो बैक हैंड है, फ्रंट हैंड पे तो आपकी बॉडी ही है, तो वो झटके लगते हैं उसको। अच्छा, फिर आंखें खुलना बंद होना ये भी होता है कि जब किसी इंसान को कोई ऐसी चीज़ दिखती है कि जो कि नेचुरल नहीं होती तो उस वक्त भी ये होता है कि आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं, बंद ही खौफ से होती हैं। समटाइम्स ये होता है कि उसको हैरत से देखते हुए उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस वेरी करता है। बिलखसूस इनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि इनके भाई जो हैं वो तशरीफ़ लाएँ क्लिनिक पे, मैं कुछ सवाल और भी पूछूंगा उनसे, और अगर पॉसिबल हो तो उस बच्ची का स्कार्फ मैला यानी पहना हुआ एक दफ़ा जो उसकी बॉडी पे टच हुआ वो लेते आ जाएं ताकि मैं फिर वो पढ़ के देख लूँ उसको। तो उसमें एक मखसूस पढ़ाई होती है जो सिलसिले की तरफ से हमें दी गई है, तो हम पढ़ के उस कपड़े के ऊपर दम करते हैं। पहले तो हम नाप लेते हैं, मिसाल के तौर पे वो 42 इंचेस का है मिसाल है, अब हम दम करते हैं। उसके बाद दम करने के बाद उसको 2 से 3 मिनट छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम जब उसको नापते हैं तो 3 कैफियतें उसमें होती हैं। साइज़ बढ़ता है, उतना ही साइज़ रहता है, या उस स्कार्फ का साइज़ कम हो जाता है। यहाँ तक भी होता है कि 42 इंचेस हमने नापा है तो 38 हो गया है। ऐसा भी हुआ है कि हमने 42 नापा है वो 48 हो गया है। अब वो जो पेशेंट होता है खुद परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ।
लेकिन ये है कि अब इसका मतलब है अगर बढ़ गया है तो एक अलग कैफियत है उसकी, उसका एक अलग इलाज होगा, कम हो गया है तो एक अलग कैफियत है, अलग इलाज होगा। और अगर सेम रहा है कि दैट मीन्स उसका कोई रूहानी मसला नहीं है, उसकी जिस्मानी बीमारी है जो मैंने अर्ज़ करा आपको, वो फिर उसका जिस्मानी इलाज होगा। तो अब ये डिपेंड करता है, मैंने फिर अर्ज़ करूँगा कि केस टू केस, पर्सन टू पर्सन। तो इनसे कहें ज़रा ये मिल लें, ज़्यादा बेटर होगा। तो डिटेल में इनका इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनको रेमेडी फराम कर दी जाएगी इंशाल्लाह। हकीम साहब, ज़रूरी स्कार्फ या दुपट्टा भी लेके आ सकते हैं? दुपट्टा ही, वो स्कार्फ, मतलब एक स्कार्फ तो डिफरेंट, एक स्टोलर टाइप का होता है ना, एक दुपट्टा जो भी है वो यूज, जी दुपट्टा ले, ठीक है, जो पहना हुआ दुपट्टा। अच्छा जी हकीम साहब, एक और, क्योंकि मैं बाकायदा देख देख के पढ़ रहा हूँ कि कोई चीज़ गलत ना हो। भाई ने लिखा है कि उनकी वालदा जब सोती हैं तो उनके हाथ पर किसी ने जैसे तेज छुरी से कट्स मारे हुए हैं, और बाकायदा कट्स के निशान होते हैं, उसमें से खून रिसता है, और फिर जब ये कुछ सर्टेन टाइम गुजरता है तो कुछ भी नहीं होता, और वो इतने परेशान है, पिछले 20 दिन से ये मामला चल रहे हैं। और ये मतलब जैसे ही रात का टाइम होता है, यानी बेड टाइम स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, और उनकी पूरी फैमिली इस वजह से परेशान है। तो वो कह रहे थे कि हकीम साहब से बोलें कि कुछ रहनुमाई फरमाएं कि क्या वजह है, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ये कैफियत इस किस्म के मरीज़ों को मगरिब की नमाज के बाद, यानी सूरज गुरूब होने के बाद, और ये समझें कि तहज्जुद के वक्त तक ये अफेक्टेड रहते हैं। रात को तकरीबन 8 से 11 का जो टाइम होता है वो इनका पीक टाइम होता है। इस किस्म के मरीज़ों को ये चाहिए कि ख़ुद या उनके घर में जो उनका कफ़ील है, उनका बेटा जैसे है, आयतल कुर्सी कम से कम 72 दफ़ा वो पढ़ के वालदा जहाँ सोती हैं वहाँ हिसार करे, और पानी दम करके अपनी वालदा को दे दे कि जब उनको घबराहट या ऐसा महसूस हो तो वो पी लें। एक बात और है कि वो थोड़ा सा पानी लेके अपने हाथ को ऐसे करके सर, पूरे मुंह पर, जिस्म पे, और जो जो जगह कटती है वहाँ लगा दें। इस अमल को 7 दिन तक वो करें। सबसे पहले अमल से पहले सदका निकाल दें, और बेहतरीन सदका ये है कि आप किसी भूखे को खाना खिला दें। तो हस्बे इस्तिताअत 1, 2, 5, 10, 11 जितने भूखों को वो खाना खिला सकते हैं वो खिला दें। फिर ये अमल शुरू करें। 7 दिन बाद मुझे कैफियत से आगाह करें, अल्लाह ने चाहा तो इनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न करे, अल्लाह न करे, नहीं होता, दैट मीन्स के बाकायदा एक अमल के ज़रिए कुछ चीज़ मुसल्लत की गई है, फिर वो फर्दर उसको देख लेंगे। लेकिन सरदस्त ये है कि अवामी बात यह है कि सदका दे के इस अमल को करें, आयतुल कुर्सी वाले को, और 7 दिन बाद अपनी कैफियत से आगाह करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारी पूरी दुआ है और अल्लाह से उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह इनका ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हकीम साहब, एक भाई ने और लिखा है कि उनके बेटे के साथ ये मसला है कि वो भी रात में चीखना शुरू कर देता है, और जब उसके सामने कुरानी आयात पढ़ी जाए तो वो और चिल्लाता है और कहता है कि बंद करो, मत पढ़ो। असरात, बद असरात हैं। तो क्योंकि लास्ट अक्सर ऐसी ही हम बातें करते हैं, तो उसमें भी आपने कुरानी आयात का बताया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको ट्राई किया, लेकिन वो कहते हैं कि मत करो वरना मैं इसको मार दूंगा। एक आवाज़ आती है बच्चे में से, और वो डिफरेंट आवाज़ है, बच्चे की अपनी नहीं है। तो उस सिलसिले में वो कह रहे थे कि क्या वो उसको आपके मतलब लेकर आएँ, या आप वैसे ही कुछ बताएंगे? असरात का मामला है, देखें, इस किस्म के मरीज़ जब आते हैं तो वो घर से निकलते हुए शोर शराबा शुरू कर देते हैं, और रास्ते में ही वो ऐसी कैफियत पैदा कर देते हैं कि गाड़ी में उछल कूद शुरू कर देते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, अगर किसी को ये मर्ज़ है तो उसके लवाहिकीन कोई भी एक आदमी उनका घर का वो आ जाए, उस बच्चे का, बच्ची का, या जो भी मुतासिर, उसका नाम, वालदा का नाम बताए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त हाज़रत करके फिर देख लिया जाता है कि क्या मसला है, बता दिया जाएगा। पेशेंट्स को क्लिनिक पे इस किस्म के लाने से होता यह है कि फिर वो शोर शराबा करते हैं, घर वालों को डिस्टर्ब करते हैं, गाड़ी में बैठते हुए शोर शराबा करते हैं, फिर वो पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है उनको कि क्या हो रहा है। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे मुतासिर शख्स को, मरीज़ को ना लाना बेहतर है, उनको अपने घर पे ही रखें, ठीक है ना। और एक बात और भी है दिशान, कि बहुत से लोग ये तमाशे करते हैं, मैं तमाशे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, वो बुला लेते हैं। अब वो क्या होता है कि जी क्लिनिक के ऊपर उन्होंने बुला लिया, वो शोर शराबा हो रहा है, वो उसको दम करा, वो चीज़ चली गई, तो बताने के लिए कि हम बहुत बड़े बाबा हैं। देखिए, ये इस तरीके से ये भी ठीक नहीं है करना, क्योंकि ये अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ है अतिया, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इसके ऊपर। अगर कोई इलाज अच्छी तरीके से कर सकता है और उसको इजाज़त भी कामिल है, तो ये है कि वो घर बैठ के भी, अगर मरीज़ घर पर है तो हम अपने क्लिनिक में बैठ के भी उसका इलाज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले के बुज़ुर्गों की तरफ से हमें इजाज़त है। तो इस तरीके से बुलाना और बुला करके 4 आदमियों को दिखाना, तो वो दिखावे में आ जाता है, और फिर उसके घर वाले भी बेचारे शर्मिंदा होते हैं कि ये हो रहा है।
तो उसको लाना ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी एक शख्स आ जाए, उसका नाम, वालदा का नाम बता दे, अल्लाह खैर करने वाला इंशाल्लाह हजरत करके हाथ के हाथ बता देते हैं क्या मसला है इसका। ठीक है जी, इसी के साथ हकीम साहब वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का, और इंशाल्लाह बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम में उसको कैरी ऑन करेंगे और आपसे उनका हल दरियाफ्त करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त के, दिखावा एक ऐसी बीमारी है जो कि आप अगर दिखावा कर देते हैं तो अल्लाह ताला के हुजूर जो आपको इनामात मिलने थे उनके आप मुस्तहिक नहीं रहते, क्योंकि आपने दुनिया में दिखावा करके अपनी शान और अपनी झूठी आन बना ली है, तो फिर अल्लाह ताला से आप तवक्को नहीं रख सकते। हमेशा याद रखिए कि जब मदद करें तो इस तरह मदद करें कि दूसरे इंसान को पता ना चले, और उसका इनाम फिर अल्लाह ताला से आखिरत में आप तजवीज़ करें तो आप यकीन करें कि रोज़े क़यामत आपको जो इनाम मिलेगा वो आपकी सोच से करोड़ों गुना बड़ा होगा। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। मुझे, मेरी टीम को, हकीम साहब को, फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।